नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। तो आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। देश विदेश, आर्थिक जगत, मौसम का हाल। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर वार्ता के बाद 4 करार। रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई समक्ष के सामने उठाया मंदिरों पर हमले का मुद्दा। आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए पहचान और सुधार जरूरी। एनपीडीआरआर के तीसरे सत्र के उद्घाटन समारोह में बोले प्रधानमंत्री। आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए नए दिशा निर्देश तय करने पर जोर। सेमीकंडक्टर की किल्लत होगी दूर। भारत और अमेरिका के बीच बड़ी साझेदारी। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और इनोवेशन साझेदारी पर एमओयू पर हस्ताक्षर। उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया शुभारंभ। कहा, लोगों को दक्षतापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी इस्तेमाल के मामले में भारत दुनिया के लिए मिसाल। देश में H3N2 वायरस से अब तक 2 मौतें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। छोटे बच्चों, पहले से रोगों से पीड़ित वृद्ध व्यक्तियों को मौसमी इन्फ्लुएंजा का अधिक खतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के समक्ष हाल में वहां मंदिरों पर हुए हमले का मुद्दा उठाया। ये मामला उनकी उस व्यापक वार्ता के दौरान चर्चा के लिए आया जिसका उद्देश्य समग्र संबंधों का विस्तार करना था। व्यापक बातचीत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में 4 करार पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आपसी सुरक्षा बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों पक्ष एक व्यापक आर्थिक समझौते पर काम कर रहे हैं। सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। रक्षा के क्षेत्र में हमने पिछले कुछ सालों में उल्लेखनीय एग्रीमेंट्स किए हैं जिनमें एक दूसरे की सेनाओं के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। हमारी सुरक्षा एजेंसीज के बीच भी नियमित और उपयोगी सूचना का आदान प्रदान है और हमने इसे और सुदृढ़ करने पर चर्चा की। आज हमने विश्वस्त और मजबूत वैश्विक सप्लाई चेन्स के विकसित करने के लिए आपसी सहयोग पर विचार विमर्श किया। रिन्यूएबल एनर्जी दोनों देशों के लिए प्राथमिकता और फोकस का क्षेत्र है और हम क्लीन हाइड्रोजन और सोलर में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले की खबरें नियमित रूप से आ रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है, ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं और हमारे मन को व्यथित करते हैं। यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री एल्बेनीजी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। और वहीं प्रधानमंत्री अल्बनीज ने अपनी टिप्पणी में कहा कि वो भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने पर सहमत हुए। Today, Prime Minister Modi and I discussed the strength of our economic relationship, demonstrated by the entry into force of the landmark
India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement last year. This has eliminated tariffs on more than 85% of Australian goods exported to India, benefiting Indian consumers and providing cheaper inputs for Indian industry. और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुण्यतिथि भी अर्पित की और इससे पहले ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो राष्ट्रपति भवन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सुमन मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, सुमन जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का और जिस तरह की वार्ता हुई है प्रधानमंत्री के साथ, जो कंसर्न्स दिखाए गए हैं और संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए जो दिशा तय की गई है, कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ये सारी चीजें, और मैं समझना चाहूंगी जो महत्वपूर्ण करार किए गए हैं उनमें मुख्य क्या हैं? देखिए, जो महत्वपूर्ण करार से ही अगर मैं बात करूं तो 4 महत्वपूर्ण करार हैं जो कि रिकॉर्ड पे आए हैं। वो 4 महत्वपूर्ण करार तो एक तो कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सहयोग है, दूसरा कह सकते हैं कि आप इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग है, जिस तरीके से भारत और ऑस्ट्रेलिया इनोवेशन में किस तरह से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उसके अलावा सोलर एनर्जी को कैसे एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया है और वो टास्क फोर्स अगले आने वाले दिनों में रिपोर्ट देगी कि कैसे इसको और मजबूत कर सकते हैं। और एक चौथा जो एग्रीमेंट है वो ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन का है। तो ये 4 तो एक ये समझौते हैं, लेकिन उसके अलावा जो बहुत बड़ा एक समझौता हुआ है इन दोनों देशों के बीच में, वो दोनों देशों के शिक्षा मंत्रालयों के बीच में हुआ है, वह है कि एक दूसरे की डिग्रियों को मान्यता देने का। क्योंकि देखिए, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी संख्या में जो है छात्र भारत से जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कई बार उनको अड़चन आती है कि वहां की डिग्रियों, खास करके मेडिकल डिग्रियों की मान्यता नहीं मिलती। तो एक बड़ा करार हुआ है कि उनके सारी डिग्रियों को मान्यता दी जाएगी ऑस्ट्रेलिया में, और भारत की डिग्रियों को ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की डिग्रियों को भारत में। इसके साथ एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी का समझौता भी इसके साथ होना है, जिस पर की बात हुई है प्राथमिक स्तर पे और एडवांस स्तर पे आगे बात चलेगी। तो यह है कि छात्रों और प्रोफेशनल्स वहां किस तरीके से जा सकते हैं, रह सकते हैं और वहां काम कर सकते हैं। तो एक उसके अलावा जो बात हुई है कि सिक्योरिटी और डिफेंस के क्षेत्र में बड़े सहयोग की बात है, क्योंकि इंडो पैसिफिक जो पूरा इलाका है, इंडो पैसिफिक इलाके को अगर खुला और समावेशी रखना है तो उसमें जो इंडो पैसिफिक के जो देश है जिसमें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया काफी प्रमुख है, उन दोनों को एक साथ रणनीति बनाकर आना होगा। और इसीलिए यह घोषणा की गई है कि अगला जो मालाबार एक्सरसाइज होगा, जिसमें कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया भाग नहीं लेता था, अब ऑस्ट्रेलिया भी भाग लेगा। मतलब कि क्वाड के जो 4 सदस्य हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, वो चारों इस बार पहली बार मालाबार एक्सरसाइज में भाग लेंगे। तो इसका एक सीधा संकेत होता है रणनीतिक तौर पे कि हिंद प्रशांत की सुरक्षा के लिए, हिंद प्रशांत का जो खुला हिंद प्रशांत की हम कामना करते हैं, उसके लिए ये 4 देश प्रतिबद्ध है। तो यह एक बड़ा संकेत है। और जिस तरीके से आईएनएस पे कल जाकर वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने घोषणा की और वहां जाकर एक सांकेतिक कह सकते हैं कि संकेत दिया, तो इसके बड़े मायने हैं कि हम रणनीतिक रूप में, हम आर्थिक क्षेत्र में और उसके अलावा हम सांस्कृतिक क्षेत्र में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि कल्चर, क्रिकेट और कलर, ये तीनों को अगर एक साथ जोड़ लें तो हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी में भी और हार्ड डिप्लोमेसी में भी भारत और ऑस्ट्रेलिया काफी आगे बढ़े हैं। और कह सकते हैं कि यह एक बहुत बड़ा एक संदेश है पूरे इस इलाके में, हिंद प्रशांत के इलाके में। बिल्कुल अखिलेश जी, एक सफल वार्ता और उसके साथ भविष्य के लिए एक सकारात्मक रूपरेखा जो है वो खींची गई दोनों देशों के संबंधों को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की और भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों से जुड़े मुख्य पहलुओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अल्बनीज के बीच वार्ता से पहले जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। पिछले साल मई में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए पहचान और सुधार बहुत जरूरी है। वो आज आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच यानी कि NPDRR 2023 के तीसरे सत्र के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहां ऐसा तंत्र विकसित करने की जरूरत है कि आपदा के कारण कम से कम क्षति हो। उन्होंने कहा कि भारत में आपदा प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्था हमेशा स्थानीय रही है, समाधान और रणनीति भी स्थानीय रही है, चाहे स्थानीय निर्माण सामग्री हो या फिर निर्माण तकनीक। इसको हमें आज की जरूरत और आज की तकनीक से समृद्ध करना है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव से जुड़े मानव संसाधन और तकनीकी क्षमता को भारत ने जिस तरह बढ़ाया है, उससे देश भर में भी अलग अलग आपदा के समय बहुत सारे लोगों के जीवन बचाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी हाल में ही तुर्की और सीरिया में भारतीय दल के प्रयासों को पूरी दुनिया ने सराहा है। ये बात हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। डिजास्टर के लिए भी डायनेमिक व्यवस्था विकसित करनी होगी। जैसे पिछले 100 साल के आपदा के अध्ययन से जोनिंग की जा सकती है कि बाढ़ का लेवल कहां तक हो सकता है और इसलिए कहां तक निर्माण करना है। समय के साथ इन मापदंडों का रिव्यू भी होना चाहिए, चाहे मटेरियल की बात हो या व्यवस्थाओं का। साथियों, डिजास्टर मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए रिकॉग्निशन और रिफॉर्म बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने न केवल आपदाओं की क्षति को कम करने में सफलता हासिल की, बल्कि पूर्व चेतावनी प्रणाली को स्थापित कर पड़ोसियों को मदद करने के लिए भी अच्छी व्यवस्था खड़ी की है। 370 करोड़ के खर्च से आपदा मित्र योजना इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें देश के हर जिले में युवाओं को इसमें सहभागी बनाया गया है। 1 लाख से ज्यादा युवा वॉलंटियर को प्रशिक्षण और जीवन बीमा का कवर देकर भारत सरकार ने आपदा मोचन के लिए तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों में यूनिकॉर्न बनाने पर जोर देते हुए कहा कि भारत पिछले 9 वर्षों में महिला विकास से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ा है। महिला सशक्तिकरण पर बजट के पश्चात एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आज भारत में इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के दाखिले का आंकड़ा जो है वो 43% है, जो अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे विकसित देशों की तुलना में कहीं अधिक है। मेडिकल फील्ड हो या खेल का मैदान हो, बिजनेस हो या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है, बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही है। आज भारत में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें महिला शक्ति का सामर्थ्य नजर आता है। जिन करोड़ों लोगों को मुद्रा लोन दिए गए, उनमें से करीब 70% लाभार्थी देश की महिलाएं हैं। भारत और अमेरिका ने दिल्ली में वाणिज्यिक संवाद 2023 के दौरान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और इनोवेशन साझेदारी पर एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए भारत अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता को 10 मार्च को फिर से शुरू किया गया। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच भारत अमेरिका वाणिज्यिक संवाद के ढांचे के तहत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी स्थापित करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य अमेरिका के सेमीकंडक्टर और विज्ञान अधिनियम और भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के मद्देनजर दोनों सरकारों के बीच सेमीकंडक्टर के लिए आपूर्ति श्रृंखला और विविधीकरण पर एक सहयोगी तंत्र स्थापित करना है। Were several key and new emerging areas where we focus on building
resilient and secure supply chains, diversifying or looking at friendshoring the supply chains which are currently in vogue, facilitating climate and clean technology cooperation, inclusive digital growth, talent development, including skilling, the post-pandemic economic recovery, especially for small and medium enterprises, micro enterprises, and startups. I want to be very clear that our partnership with India is one of our most consequential. The United States partnership with India is one of our most consequential. And as strong as it is today, I believe we're entering into a period of increasing strength and closeness as between the United States and India. Our relationship is founded on a strong foundation of a common set of values grounded in our democratic traditions. और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को दक्षतापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के मामले में भारत दुनिया के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शासन सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी एक टर्निंग पॉइंट है और ये वास्तव में अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की दिशा में गेम चेंजर है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर और स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन, 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाएं, चिकित्सा कार्यबल और संस्थानों को मजबूत करने जैसे क्रांतिकारी कदमों से सामर्थ्य, पहुंच और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। India is an example in the world where we have used technology for making available efficient service to the people. In the health sector, a revolutionary thing has been done. Over 8 crore, 80 million teleconsultations have been conducted through eSanjeevani. 1.5 lakh health and wellness centers, they have come up in the country. They are functional. And the technological upgradation is taking place. This is generating huge opportunities for entrepreneurs, for skilled human force. It's turning out to be a great game changer for economic growth also. और अंतर संसदीय संघ के 146वें सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल बहरीन के दौरे पर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष डुआर्ते पाचोको से मुलाकात की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और आईपीयू का वैश्विक दृष्टिकोण समान है। भारत और आईपीयू दोनों एक ऐसे विश्व का निर्माण करना चाहते हैं जहां सबके विचारों को सुना जाता हो, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और बहुपक्षवाद को महत्व और प्राथमिकता दी जाती हो और सभी को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता हो। लोकसभा अध्यक्ष ने भारत की G20 अध्यक्षता का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता आशा, सद्भाव, शांति और स्थिरता के विचारों पर आधारित है। मनामा एयरपोर्ट पहुंचने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। बहरीन संसद शूरा के उपाध्यक्ष जमाल फाखरू समेत बहरीन के कई सांसदों ने भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 11 मार्च को आईपीयू के 146वें सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे और 12 मार्च को वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, असहिष्णुता के विरुद्ध लड़ाई विषय पर सभा को संबोधित भी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बहरीन में स्थित 200 साल पुराने श्रीनाथ जी श्री कृष्ण मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। 200 साल पुराना ये मंदिर खाड़ी क्षेत्र में सबसे पुराना है और ये भारत बहरीन के बीच मजबूत सभ्यता और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें यह देखकर प्रसन्नता हुई कि मंदिर के बाहरी और आंतरिक भाग में राजस्थानी संस्कृति की छाप है। लोकसभा अध्यक्ष ने बहरीन की राजधानी मनामा में श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन कर भारतीय समुदाय के साथ होली का आनंद लिया।
और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा और संस्थागत संबंधों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को बढ़ावा देगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जेएनयू भारत की सांस्कृतिक एकता को प्रदर्शित करता है। विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि महिला शोधार्थियों की संख्या इस समय संस्थान में पुरुषों से अधिक है। उन्होंने इसे सामाजिक परिवर्तन का एक अहम संकेतक बताया। केंद्र सरकार ने बीएसएफ के भीतर रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की और साथ ही ऊपरी आयु सीमा मानदंडों में छूट दी है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों का। गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को एक अधिसूचना के माध्यम से ये घोषणा की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में धनशोधन की जांच के सिलसिले में बिहार के शहरों और कई अन्य जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की 3 पुत्रियों और आरजेडी नेताओं के परिसरों में की गई। भारत का औद्योगिक उत्पादन जनवरी 2023 में 5.2% बढ़ा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2023 में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 3.7% बढ़ा है। वहीं खनन उत्पादन 8.8% और बिजली उत्पादन 12.7% बढ़ा। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख से शेयर बाजारों में निवेशकों की संपत्ति 2.67 लाख करोड़ रुपए से अधिक घट गई। सेंसेक्स 671 अंक यानी कि 1.12% की गिरावट के साथ 59,135 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 177 अंक गिरकर 17,413 पर बंद हुआ। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के मंच पर विकासशील देशों और गैर प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों की आवाज को उचित स्थान दिलाने के लिए विश्व निकाय की सुरक्षा परिषद की स्थायी और गैर स्थायी श्रेणियों में विस्तार बेहद आवश्यक है। सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा है। घुसपैठिए ने 9-10 मार्च की दरमियानी रात सीमा पार की थी और पाकिस्तान के खैबर जिले का रहने वाला है। उत्तरी जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में यहोवा विटनेस किंगडम हॉल में हुई गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। चीन की संसद ने अभूतपूर्व रूप से राष्ट्रपति शी जिनपिंग को 5 साल का तीसरा कार्यकाल देने का सर्वसम्मति से समर्थन किया। पिछले साल अक्टूबर में चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी कांग्रेस में 69 वर्षीय जिनपिंग को फिर से सीपीसी नेता के रूप में चुना था। और आइए अब नजर राज्यवार सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को कर्नाटक का दौरा करेंगे, जहां वो करीब 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के स्थापना दिवस के मौके पर बल की सराहना करते हुए कहा कि देश के सुरक्षा तंत्र में उसकी भूमिका अहम है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद नगर निगम और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के विभिन्न विकास कार्यों का ई उद्घाटन किया। अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को चिन्हित करने के लिए खेलो इंडिया 10 का दम कार्यक्रम की शुरुआत की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूयॉर्क टाइम्स पर भारत के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर इसमें प्रकाशित एक लेख को छलावा और काल्पनिक करार दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान में बाघों को फिर से बसाने के प्रयास के तहत एक बाड़े में बाघ और बाघिन को छोड़ा।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में प्रदेश चुनाव अभियान समिति का गठन किया। पार्टी ने चुनाव प्रबंधन समिति की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे को सौंपी है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा में अपने अभिभाषण में कहा कि राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है और सरकार सर्वांगीण और समावेशी विकास पर ध्यान दे रही है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में 2023-24 के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई फैसले पर मुहर लगी। कैबिनेट ने निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को भी मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आईजीएमसी में ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही सभी मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू करेगी। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने आज अपने अपने विभागों का कार्यभार संभाल लिया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कल दोनों को मंत्री पद की शपथ दिलाई थी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 17 मार्च तक ईडी के रिमांड पर भेज दिया है। और केंद्र सरकार इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों पर नजर बनाए हुए है और रोकथाम और सावधानियों पर आईसीएमआर ने सलाह जारी की है। भारत में इन्फ्लुएंजा ए के सबटाइप H3N2 से पहली 2 मौतें होने की पुष्टि हुई है। पिछले 3 महीनों में H3N2 के 90 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2 लोगों की मौत हुई है। इसमें एक मरीज कर्नाटक और एक हरियाणा से है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वास्तविक समय के आधार पर IDSP नेटवर्क के माध्यम से राज्यों में मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों की निगरानी और ट्रैकिंग का काम कर रहा है। मौसमी इन्फ्लुएंजा के H3N2 प्रकार की कड़ी निगरानी की जा रही है। मार्च के अंत तक मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों में कमी आने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त नीति आयोग कल यानी कि 11 मार्च 2023 को राज्यों में मौसमी इन्फ्लुएंजा की स्थिति की समीक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों और इसके प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल के बारे में एक अंतर मंत्रालय बैठक आयोजित करेगा। और ऑस्ट्रेलिया ने अहमदाबाद टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 480 रन बनाए। इसके बाद टीम इंडिया ने सधी शुरुआत करते हुए 10 ओवर में बिना विकेट खोए 36 रन बनाए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने दिन की शुरुआत 4 विकेट पर 255 रन से की। उस्मान ख्वाजा दोहरे शतक से चूक गए, लेकिन कैमरन ग्रीन के साथ 208 रन की साझेदारी की। उन्होंने 180 रन की पारी खेली। वहीं कैमरन ग्रीन ने 114 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में 480 रन बनाए। भारत ने इसके बाद सतर्क शुरुआत करते हुए 10 ओवर में बिना विकेट खोए 36 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने पर शुभमन गिल 18 रन जबकि कप्तान रोहित शर्मा 17 रन बनाकर खेल रहे थे। भारत की ओर से ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 91 रन पर 6 विकेट लिए। और नीदरलैंड में 3 मीटर से अधिक लंबे दुर्लभ उष्णकटिबंधीय पौधे कॉप्स फ्लावर की एक जोड़ी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। चलते चलते आपको इसकी सुंदर तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।